हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज पार्ट नंबर 2 है हम लोग का क्लास का। पार्ट जो है कि 2 है और फर्स्ट पार्ट मैं कल कराई थी, तो उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। जो है कि ये सेशन जो चल रहा है ये है नेट 2024 का क्वेश्चन 22 अगस्त 2024 का मैं पेपर आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ। इसका आज पार्ट नंबर 2 है। तो आइए ज़्यादा डिले ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एकल कोशिका जो बार बार विभाजित होती है और उससे जीवन का आरंभ होता है। ये ध्यान देंगे, एक कोशिका है जो बार बार जो है कि टूटती है, विभाजित होती है, यानी कि कई खंडों में। मान लीजिए ये कोशिका है तो ये बार बार टूट रही है, ये कोशिका है, फिर ये टूट रही है, फिर ये कोशिका है, ये टूट रही है। तो ऐसे सभी कोशिकाएं टूटती हैं तो बार बार विभाजित हो रही, जिससे एक जीवन का जो है आरंभ हो रहा है, एक जीवन बन रहा है। उसे क्या कहा जाता है? यही जो कोशिका है इसी को क्या कहा जाता है ये बताना है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। देख लेते हैं क्या कहते हैं। डीएनए कहते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो डीएनए के बारे में पहले हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये होता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं नहीं लिखूँगी। डीऑक्सी पूरा आप लोग लिखते जाइएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है डीएनए का। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। डीएनए के जो डीएनए होता है ये कोशिकाओं में मौजूद एक जैविक अणु होता है। ये जो होता है एक कोशिकाओं में मौजूद एक जैविक अणु होता है। जैविक अणु है जो कौन? डीएनए जो अणु है जो शरीर के विकास, वृद्धि प्रजनन के लिए निर्देश देता है। जो है कि वृद्धि प्रजनन के लिए, निषेचन के लिए निर्देश देता है। कौन? ये डीएनए की जो जैविक अणु है। तीसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं डीएनए से। डीएनए जो है इसको नंगी आँखों से हम नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता, और जो इसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं। और इसकी जो संरचना होती है, 4 पॉइंट देख लेते हैं। ऐसे होती है संरचना, डीएनए है ये। तो आ जाते हैं डीएनए के बारे में देख लिए हम लोग। फिर देखते हैं ऑटोसोम। जो ऑटोसोम होता है ये क्या होता है? ये होता है कि जो ये क्रमांकित गुणसूत्र होता है। ये जो है गुणसूत्र है, और ये गुणसूत्र कितने होते हैं? ये 22 जोड़ी होते हैं। जोड़ी में 22 होते हैं। और ऐसे जो होता है कि सिंगल में देखेंगे इसको तो 44 हो जाएगा। तो 22 जोड़ी और 44 सिंगल में देखेंगे तो। और जो है ये जो है कि दैहिक गुणसूत्र होता है, और जो लिंग निर्धारण में शामिल नहीं होता है। ये जो ऑटोसोम होता है ये लिंग के निर्धारण में शामिल नहीं होता है। और जो होता है ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं। जो 22 होता है ये दैहिक यानी कि शरीर के निर्माण के लिए होता है। दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं इसको। गुणसूत्र देख लिए ऑटोसोम। और उसके बाद अब देखते हैं क्या देखते हैं, जाइगोट देखते हैं। तो जो जाइगोट होता है ये एक युग्मनज है। जो युग्मनज कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन जब होता है उसके द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिकाओं का, जैसे कि मान लीजिए कोशिकाएं जब टूटता है, जैसे क्या बोला जा रहा है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा, जब ये मान लीजिए कि ये स्पर्म है और ये वो अंडा है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बनाते हैं, ये प्लस हो जाते हैं, तो एक सेल का निर्माण करते हैं संयुक्त होकर, यानी कि संयुक्त दोनों हो रहे हैं। ये स्पर्म है और ये ओवम है।
तो दोनों जब मिलते हैं तो एक कोशिका का निर्माण करते हैं, उसे जायगोट कहते हैं। यही जो कोशिका होता है यही जायगोट कहला रहा है। तो ये कोशिका, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, जो बार बार विभाजित होता है, जो ये मिलते हैं तो ये कोशिका जो विभाजित होती है बार बार, तो यही निर्माण करती है, जीवन आरंभ होता है। तो ये जो हमारा आंसर होगा यही जायगोट, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे फिर क्रोमोसोम है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम जो होता है ये एक जोड़ी पाया जाता है। जो 22 जोड़ी हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो 23 में से जो एक जोड़ी ये है और जो 22 जोड़ी था ये ऑटोसोम था, जो लिंग का निर्धारण नहीं करता है। ये जो है ये जायगोट जो है लिंग का निर्धारण करता है, ये लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। लिंग निर्धारण इसको कहते हैं, क्रोमोसोम से भी कहते हैं। जो होता है XX होता है या XY होता है। तो XX जो होता है ये फीमेल में होता है और XY जो होता है ये मेल में होता है। तो XY तो यही जो होता है ये जो है कि इसी से हमें गर्ल और बॉय का पता चलता है। जो मेल में होता है गर्ल होती है, जो फीमेल, उसमें दोनों जो होता है क्रोमोसोम, ये जो है कि ये जो है फीमेल के लिए होता है, और जो X है ये गर्ल के लिए निर्धारित करता है, और जो है Y जो है ये बॉय के लिए निर्देश देता है, निर्धारित करता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन थर्ड नंबर सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, एक चार्ट को डिजाइन करने के चरणों को क्रम में लगाएं। एक चार्ट बनाना है, उसकी डिजाइन कैसे कैसे करना है, उसके क्रम को लगाना है शुरू से अंत तक। देखते हैं कैसे होता है ये। तो जो होता है कि इसमें देख लेते हैं, देखते हैं विषय वस्तु को शीर्षक एवं सह शीर्षकों में विभाजित करें। विभाजित पहले कैसे कर लेंगे, पहले कुछ तो होना चाहिए। तो देखते हैं आगे, प्रशंसनीय स्रोतों से विषय के बारे में शोध करें। सही है, पहले विषय जानेंगे क्या विषय है। तो फर्स्ट नंबर बी हो जाएगा, 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पाठ एवं सी है और ये है, यहीं से हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा। तो पाठ एवं दृश्यों के साथ मसौदे का खाका तैयार करना। विषय को जानेंगे, फिर उसको विषय वस्तु के शीर्षक और सह शीर्षकों में विभाजित करेंगे, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा थर्ड नंबर सही होगा, ये सी नहीं होगा पहले। उसके बाद देखते हैं दृश्यों एवं रंग योजना की पहचान करेंगे, थर्ड नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद खाका तैयार करेंगे, और खाका तैयार करने के बाद अंतिम रूप से डिजाइन कर लेंगे। तो आंसर यहाँ जो है कि थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 72 है, कोहलबर्ग का है। देखते हैं कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है वो पूछा जा रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर में, ये जो है स्तर है उसके अंदर का पूछा गया है। तो किस स्तर में ये बताना है हमें। नैतिक शिक्षा व्यक्ति के अपने नैतिक मानकों पर आधारित होती है। अब जो व्यक्ति होते हैं लोग, उनके नैतिक मानकों पर आधारित है, किस स्टेज में ये बताया गया है। देखते हैं तो परंपरागत, पूर्व परंपरागत, प्रारंभ ये थर्ड नंबर तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ इसमें कुछ है ही नहीं। इनकी जो स्टेज थी परंपरागत थी, पूर्व परंपरागत है और उत्तर परंपरागत है। तो इसमें देख लेते हैं आंसर कौन सा। पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इनकी जो है कि स्टेज जो है वो 6 है, स्टेज जो है 6 हो गया। और उसके बाद स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इनका जो है कि ये जो है कि ये देखिए जो है स्टेज बताया गया है
तो जो स्टेप इसमें है, स्टेप 6 है, 1 2 3 4 5 6 देख लेते हैं। जो होता है कन्वेंशनल, जो प्री कन्वेंशनल जो होता है, ये होता है, इसका एज देखिए, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लाई हूँ। प्री कन्वेंशनल, जो प्री कन्वेंशनल है, इसकी एज जो होती है 3 से 7 ईयर होती है। यहाँ भी देखिए 3 से 7 वर्ष तक होती है। तो जो बच्चों का ये लिए थे, डाटा इकट्ठा किए थे कोहलबर्ग, तो उसमें है कि 3 से 7 वर्ष के बच्चों को रखे थे प्री कन्वेंशनल में, यानी कि प्री कन्वेंशनल परंपरागत में। देख लेते हैं प्री कन्वेंशनल। तो इसको जो है कि 2 भागों में बांटे थे। तो इसकी जो है स्टेप 2 था, तो अवॉइडिंग पनिशमेंट, इसमें जो है सज़ा से बचना। बच्चा जो होता है वो सज़ा से बचता है। जैसे मान लीजिए कि वो सोचता है, अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो और नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, पैर नहीं छुआ, तो फिर बाद में उसको सज़ा मिलेगी। तो इस डर से उसको ये नहीं पता है कि ये क्या होता है, क्या मतलब कि संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको इसके बारे में नहीं पता है। वो बस डर के वजह से वो नमस्ते कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, कि पता कि इन लोग के जाने के बाद मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। तो इस स्टेज में बताया गया है। फिर यहाँ तो सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है, लोभ, यानी कि बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि लोभ के लिए करता है। जैसे मान लीजिए कि अदला बदला, इससे आप मेरा काम करिए तो मैं आपको ये करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर स्कूल में जा रहा है, तो कल आज किसी को पेंसिल दे दिया वो अपना, तो कल वो कहेगा कि मैं आपको कल दिया था, आप भी मुझे दो। तो अदला बदला इसमें इस स्टेज में आता है। ठीक है। उसके बाद से जो सेकंड नंबर इन्होंने बताया थे, कन्वेंशनल स्टेज बताए थे। तो ये इसकी एज जो निर्धारित किए थे, 8 से 13 ईयर्स के बच्चों को लिए थे। तो ये जो है पारंपरिक जो है कि ये प्री कन्वेंशनल था, प्री कन्वेंशनल, और जो ये पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल। तो इसमें जो है कि इसको भी 2 भागों में बांटे थे। तो 2 भाग में बांटे थे। तो पहला स्टेज जो आता है, इसका मतलब कि इसमें का फर्स्ट और स्टेज नंबर 3 सबको लेकर 6 स्टेज बताए थे, और सबका 2-2 स्टेज बताए थे, स्टेप बताए थे, ये ध्यान देंगे। तो ऐसे भी पूछ सकता है पेपर में कि कन्वेंशनल में कन्वेंशनल का फर्स्ट स्टेज में क्या कहा गया था। तो जो कन्वेंशनल का फर्स्ट स्टेज होगा, ये होगा गुड गर्ल गुड बॉय वाला, गुड बॉय एटीट्यूड, यानी कि अच्छा दिखाना, अपने आप को समाज में अच्छा दिखाना, कि मैं ये कार्य करूँगा तो अच्छा कहा जाऊँगा, बस अपने अच्छे के लिए, अच्छे लड़के का रवैया, अच्छा दिखना। इसमें आप लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे, ये सीटेट में भी क्वेश्चन आता है, ये सबको पता होगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ। फिर इसमें जो है 4th स्टेप जो है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, जो है कानून एवं व्यवस्था नैतिकता। इसमें ये कहा जा रहा है कि समाज के नियम को मान लेना चाहिए। जो बच्चा कह रहा है समाज के नियम को मान लेना चाहिए। जो 3rd नंबर जो है कन्वेंशनल, जो पोस्ट कन्वेंशनल जो होता है प्री पारंपरिक कहलाता है। प्री पारंपरिक ये होता है, ये पोस्ट पारंपरिक होता है। तो पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि वयस्क, इसमें जो होता है बच्चा वो वयस्क हो गया रहता है, मेच्योर हो गया रहता है, 13 वर्ष से ज़्यादा का मतलब किशोरावस्था आ जाता है। यहाँ से किशोरावस्था आ जाता है। तो इसमें देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो ये 5 नंबर स्टेप है, इसमें सामाजिक अनुबंधन। तो इसमें बच्चा कहता है कि समाज के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन जो है नियम के कानून हो, तो नियम के मतलब कि उस नियम से जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सोशल में नियम बनाया गया है, समाज बनाया गया है, उसको अगर ज़रूरत पड़े तो तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, आप किशोरावस्था की अवस्था में आ गए हैं,
ये कोहलबर्ग के अनुसार मैं बता रही हूँ, ये न सोचिएगा कि मतलब मैं अपने मन से बता रही हूँ। ये जो कोहलबर्ग ने जो कहे थे उसके बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो उसमें जब बच्चा है कोई, अगर मान लीजिए कोई मरीज है, उसको लेके जा रहा है, फिर ट्रैफिक लगा है, जो मरीज है वो सीरियस है, तो जो ट्रैफिक लगा है तो लाल बत्ती बड़ी जलती रहती है, तो जब तक वो ग्रीन नहीं होता है तब तक हम क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मरीज सीरियस है तो मैं उस नियम को तोड़ दूंगा, मैं जो है कि उसमें तोड़ के जा सकते हैं। मतलब कि आप लोग इसमें ये कहा जा रहा है। फिर जो है कि प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, जो इसमें जो बच्चा कह रहा है, इसका एज जो था ना, ये जो है कि 13 से 16 प्लस 18 प्लस ऐसे था, 16 तक ही मतलब दिए थे, ये 16 तक ही दिए थे। तो इसमें जो है कि बच्चा ये कहता है मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं दुखी हो जाऊँ लेकिन मेरे वजह से किसी को दुखी ना होना पड़े। ये बात इसमें ये जो बताता है, इसमें लास्ट स्टेज जो है 6 में स्टेप में, ये मतलब कि जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, कि एग्जाम्पल जैसे कोई अगर हमारे सामने है, मैं खाना खाने बैठी हूँ, कोई हमारे सामने भूखा है तो मैं ना खाऊं, उसको खिला दूं, लेकिन ये है इसमें कहा जा रहा है कि दूसरा हमारे सामने भूखा ना रहे, दूसरे का हेल्प कर दूं, लेकिन मैं अपना मतलब कि स्वार्थ जो है ना रखूं अपने पास, दूसरे के भलाई कर दूं, अपना नुकसान, इसमें ये बताया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये कोहलबर्ग ने ऐसे ऐसे बताए थे, बच्चों से मतलब कि पूछे थे, लेकिन इनका एक आलोचना कैरोगल गिलिगन जो होती हैं वो करती हैं, सीटेट में आता है लेकिन बता दे रही हूँ मैं, वो करती हैं। तो वो बोलती हैं गुरुजी आपने तो कोहलबर्ग से पूछती हैं कि महिलाओं को अवॉइड कर दिया, महिलाओं को इस रखा ही नहीं है कि महिलाओं की नैतिकता क्या होती है, ये इनकी आलोचना होती है। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन। तो जो हमारा आंसर है, इसमें आंसर कौन सा बन जाएगा, ये जो है कि उत्तर कन्वेंशनल, जो है कि उत्तर कन्वेंशनल, यानी कि इसमें नैतिक मानकों पे यहाँ बताया जा रहा है ना, तो आंसर जो है हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 नंबर लीलन से संबंधित है। आते हैं इस पे, थोड़ा इसमें भी एक्सप्लेन मैं करूँगी, फिर उसके बाद से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को ताकि ज़्यादा समय ना लगे। देख लेते हैं लीलन क्या है। लीलन की प्रक्रिया को सही अनुक्रम में सुव्यवस्थित करना है। जो लीलन की प्रोसेस है पूरा, उसको अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट स्टेज मतलब कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो होता है फसल कटाई, इंग्लिश अगर देखते हैं, इसका इंग्लिश इसमें नहीं है तो सही होता, बहुत जल्दी हो जाता है, हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ए आएगा। तो फर्स्ट नंबर ए जो है 3 में है, ये थर्ड नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद से हार्वेस्टिंग करने के बाद रिपलिंग होता है। रिपलिंग कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है। उसके बाद जो होता है रिपलिंग के बाद जो होता है रेटिंग करते हैं। रेटिंग जो होती है, रेटिंग प्रक्रिया क्या होती है, फ्लैक्स के जो फ्लैक्स नामक पौधा होता है, पहले ये देखिए लीलन जो होता है, लीलन तना से प्राप्त होता है, लीलन तना से प्राप्त होता है। और ये तना किसका होता है, फ्लैक्स नामक पौधे का, फ्लैक्स नामक पौधा होता है, उसके तने से प्राप्त होता है क्या, लीलन, लीलन प्राप्त होता है। और जो लीलन होता है उसमें लीलन में कौन सा गोंद होता है, पेक्टिन नामक गोंद होता है, पेक्टिन गोंद होता है। और जो है कि देख लेते हैं, और जो स्पिनिंग होता है, ये कटाई होता है, तो इस स्पिनिंग, इसको स्पिनिंग दिया रहता तो आप लोग भी समझ जाते, स्पिनिंग होता है। तो स्पिनिंग सबसे लास्ट में आएगा, इससे भी हमारा आंसर मिल जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है सार्वजनिक संगठनों के प्रबंधन में प्रयुक्त नीति एवं योजना तकनीकों के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रबंधन कार्य है। क्या है प्रबंधन कार्य, तो इसमें जो होगा पहले योजना, फिर निर्माण एवं नियंत्रण।
ये प्रबंधन का कार्य पूछा जा रहा था ना इसमें। तो योजना होता है, फिर निर्माण, फिर नियंत्रण होता है। आंसर है यहाँ 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 76 होगा। जो 76 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या है। जो 76 नंबर क्वेश्चन है इसमें है मिलान करना। रेडियो कार्यक्रमों के प्रकार दिया गया है और जो है इसकी विशेषताएं दिया गया है, उससे मिलाना है। तो न्यूजी रील यानी कि न्यूज पेपर, समाचार पत्र, इसको बताना है। तो ये जो है कि आंखों देखे विवरण, भाषणों के उदाहरण, वार्ताएं और साक्षात्कार। जो होता है कि आंखों देखे विवरण, जो देखा गया विवरण होता है, जो भाषण दिया गया रहता है, उसको न्यूज में दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर 3rd हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो है बी है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार जो होते हैं समाचारों अथवा घटनाओं में लोगों के मध्य और लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। जो साक्षात्कार होते हैं, समाचार अथवा जो कोई घटना घटी रहती है उसमें लोगों के मध्य बीच में, मतलब कि लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बी नंबर को फर्स्ट से मिला लेंगे। आंसर नंबर हमारा जो है कि फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर देखते हैं वृत्त चित्र। वृत्त चित्र जो है किसी समूह का, किसी संगठन का, किसी व्यक्ति का अथवा समिति का लघु एक कहानी होता है। किसी के वृत्तांत जिसको बोलते हैं उसी को बताया जा रहा है। रेडियो नामक, तो ये लघु अवधि अथवा सीरीज में रेडियो के नाटक। तो आंसर यहाँ जो है कि फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश संभाग के घटकों का एक भाग नहीं है। नॉट बताना है हमें। तो कौन सा निवेश संभाग घटक का भाग नहीं है देख लेते हैं। तो इसमें जो है वित्तीय निवेश, नकदी निधि, रक्षात्मक निवेश, आक्रामक निवेश। आक्रामक के लिए भी निवेश होता है, साक्षात्कार के लिए, रक्षात्मक के लिए भी होता है और नकदी भी होता है। तो आंसर जो है हमारा यहाँ फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। वित्तीय निवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर क्वेश्चन कर लें। और जो है कि 78 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है खाना गर्म रखने का एक बर्तन जिसमें पानी से भरे एक बड़े पैन में खाने के व्यंजन रखे जाते हैं जो क्वथनांक बिंदु के से कम तापमान पानी में रखा जाता है, उसे बड़े पैन को कहते हैं। उस जो पैन ये जो भोजन रखा गया है, बड़े पैन में खाने के व्यंजन जो रखे गए हैं उसको बताना है, वो पैन कौन सा है। तो कैसरोल है, जो कैसरोल में, तो ये गर्म पानी से भरे एक बड़े पैन, तो गर्म पानी से नहीं होता है। इसमें जो हम लोग रोटी रखते हैं, हॉट केस भी नहीं होता है और जो स्टीमर भी नहीं होता है। ये जो बैन मैरी होता है जो कि बूफे सिस्टम जो लगता है, तो ऐसे नहीं रहता है और नीचे से जो होता है ना वो दिखाई नहीं देता है, हल्का हल्का यहाँ ऐसे पानी भरा हुआ रहता है और उसके ऊपर खाना रहता है और हल्का हल्का ना यहाँ लौ मतलब कि एकदम धीमी आंच पे फ्लेम मतलब कुछ जलता रहता है। तो यही वाला जो बूफे सिस्टम में लगता है वहीं ये खाना गर्म रहता है। यहाँ आंसर जो है 4 नंबर सही हो जाएगा, वैन मारी। तो आज से आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 है कि इसमें कहा जा रहा है नई डिजाइनों की योजना और सृजन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में, जो नई डिजाइन बनाया जा रहा है उसकी योजना और सृजन यानी कि इसको क्रम में लगाना है। देखते हैं। योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, योजना कार्यान्वित करना, प्रासंगिक बाह्य प्रभावों की समीक्षा करना, मूल्यांकन करना। देखते हैं इसमें क्या होता है। ये नई डिजाइन बनाना है हमें,
और योजना और इसका सृजन यानी कि क्रिटिकल। तो देखते हैं, लक्ष्य को निर्धारित कर योजना कार्यान्वित करना, ये क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन होना चाहिए ना, लक्ष्य को निर्धारित करना। फिर प्रासंगिक बाह्य प्रभावों की समीक्षा करना। देखिए जो आयोग के द्वारा आंसर बताया गया, मैं आंसर आप लोग को यहीं बताऊंगी। आंसर इसमें आयोग द्वारा माना गया है 2 नंबर। तो देखिए पहले इसमें जो है कि फर्स्ट नंबर पे योजना का कार्यान्वित किया गया है, उसके बाद मूल्यांकन किया गया है, मूल्यांकन के बाद जो है बी नंबर पे लक्ष्य को निर्धारित करना, और जो है डी नंबर जो है प्रासंगिक बाह्य प्रभाव की समीक्षा करना, और लास्ट में योजना बनाना को रखा गया है। यहाँ यह आयोग द्वारा एनटीए के द्वारा माना गया ये आंसर है। तो 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो इसमें जो आंसर था ये थर्ड नंबर बन रहा था, थर्ड नंबर बी पहले आएगा, लक्ष्य को पहले निर्धारित करना, और उसके बाद से जो होता है ई लास्ट में कार्यान्वित होता है। देखिए जो कार्यान्वित और मूल्यांकन हम लोगों ने पढ़े हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो कार्यान्वित सी, उसके बाद से ये जो है मूल्यांकन ई लास्ट में आ जाएगा, और योजना बनाना उसके पहले लक्ष्य को निर्धारित करना, तो बी नंबर, फिर डी, फिर तो हमारे हिसाब से थर्ड आंसर सही हो रहा है, लेकिन आयोग द्वारा बी माना गया, तो आप लोग भी बी को ही प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 80 नंबर है। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा जा रहा है पूरे परिवार के लिए सहयोगकर्ता के रूप में कार्य करना। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिखा अभी ना, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखना है ना। क्वेश्चन है इसमें पारिवारिक उपचारकर्ता की कार्यकलाप है। जो पारिवारिक उपचारकर्ता होता है उसका क्या कार्य है वो बताना है। तो देख लेते हैं उसके द्वारा क्या कार्य है। जो परिवार के बारे में ज़्यादातर मतलब ध्यान वान रखता है, घर का जो सदस्य होता है, तो उपचारकर्ता, अरे सॉरी यहाँ उपचारकर्ता बताना है। देखते हैं, पूरे परिवार के लिए सहयोगकर्ता के रूप में कार्य करना सही है। सहयोगकर्ता के रूप में पूरे परिवार में कार्य करता है। सहानुभूतिक टिप्पणियाँ व्यक्त करना, सहानुभूति भी देता है, ये भी सही है। देखभाल मनोभाव का प्रदर्शन करता है, ये भी सही है। मापने की डिजाइन बनाता है, डिजाइन कोई नहीं बनाता है, तो डी नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। और जो है इसमें दिया गया जन्म नियंत्रण सुझाव, जन्म नियंत्रण सुझाव, ये ई नंबर एलिमिनेट करने के बाद हमारा ऑप्शन जो है थर्ड नंबर मिल जा रहा है। डी को भी एलिमिनेट ना करें, तो ई को एलिमिनेट कर देने से हमारा जो है आंसर थर्ड यहाँ सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 क्वेश्चन जो है ये है इसमें पूछा जा रहा है कि जो लाइट है, एक्सेंट लाइट जो है वो पुट्स द फोकस, ये फोकस मतलब कि कहाँ करता है, वो फोकस इसका बताना है। तो देख लेते हैं, लाइटिंग सोर्स में, ये जो है लाइटिंग सोर्स में, फिर लाइट फिक्सर्स में, और जो है कि ऑन डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, तो ये जो है कि आंसर ऑन वर्क सरफेस के लिए नहीं होगा। ये जो है आंसर थर्ड नंबर सही माना गया, सही होगा। ऑन डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स जो है ये सही है, आंसर यहाँ जो है थर्ड नंबर सही है। लाइट यानी कि प्रकाश वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलाई से मैं पूरा मतलब कि सिलाई से कम 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराई हूँ, प्लस उसमें थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन की हूँ, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। 3 या 4 पार्ट में मैं उसको कंप्लीट करवाई हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे सभी क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो देख लेते हैं यहाँ सिलाई मशीन के 3 पार्ट, ऐसा 3 पार्ट जो मिलकर ड्रॉप फीड कार्य प्रणाली बनाते हैं। जो ड्रॉप फीड कार्य करते हैं उसको बताना है। सुई
थ्रेड टेक अप लीवर प्रेशर फुट, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग पीछे जाकर जरूर देख लीजिएगा, टाइम नहीं है ज़्यादा। प्रेशर फुट, थ्रोट प्लेट, फीड डॉग, जो आंसर है हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। प्रेशर फुट, थ्रोट प्लेट और फीड डॉग। यहाँ सुई से कोई मतलब नहीं है, और जो है कि यहाँ जो है सुई बार दिया गया, ये भी नहीं होगा। ये स्पूल तो ये तो जो ऊपर वाला होता है। बॉबिन, सुई या बॉबिन नहीं होगा। आंसर जो है हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि प्रभावी श्रवण के चरणों को व्यवस्थित करना है। प्रभावी श्रवण, जो कि सबसे अच्छा सुनने यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके चरणों को व्यवस्थित करना है। कैसे सुनना है, कैसे किसी का मतलब कि सुन के जवाब देना है, चाहे जो भी हो। क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो पहले तो सुनना ही देखेंगे हम। देख लेते हैं क्या करना है इसमें दिया गया है जबरदस्ती ध्यानाकर्षण अभी नहीं होगा। बी खुले मौखिक गैर मौखिक दोनों। फीडबैक, ये फीडबैक जो है ये लास्ट में आएगा। तो सी नंबर किस में लास्ट में आएगा? 2 फर्स्ट और फोर्थ में है, तो 2 ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए इसके बाद ए है, डी है, अच्छा 2 ये मतलब बी यहाँ है, यहाँ ई है। तो देख लेते हैं पहले बी आएगा कि पहले ई आएगा। ऑप्शन से ही हम लोग करते हैं। विचार खुले रखें और वक्ता के कथनों की मानसिक छवि बनाएं। छवि क्या, उसके कथन का बनाएंगे। पहले कोई कथन तो रहे सामने, उसके बाद ना देखते हैं। बी नहीं आएगा, पहले ई देख लेते हैं। आँखों से आँखें मिलाएं और वक्ता की संकेत भाषा का अवलोकन करें। बिल्कुल पहले अवलोकन करेंगे। जो आँख से आँख मिलाएंगे, एक दूसरे के सामने देखेंगे, आँखों में आँख डाल के, तो मिलाएं और वक्ता की संकेत, जो सामने वाले जो बोल रहा है उसके बोलने का संकेत यानी कि जो इशारा कर रहा है उससे उसकी भाषा का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा ई नंबर आएगा। तो आंसर जो है हमारे यहीं फर्स्ट नंबर 4 नंबर सही हो जाएगा। यहीं से आंसर मिल गया। देख लेते हैं पूरा थोड़ा इसको अवलोकन करेंगे। फिर बी नंबर जो है उसके बाद मानसिक छवि बनाएंगे अपने दिमाग में, कि मतलब कि उसका भाषा का अवलोकन, संकेत भाषा का अवलोकन कर लेंगे, फिर छवि बनाएंगे। 2 नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे डी है। डी देखते हैं। छवि बनाने के बाद क्या करेंगे? जल्दी में जवाब न दें। ये बिल्कुल सही है। छवि बनाएंगे अपने दिमाग में, जल्दी से जवाब नहीं देंगे, धैर्य रखे रहेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे कि हमारा चांस कब आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, कोई बात कर रहे, ग्रुप में कई लोग हैं, तो बारी बारी से ही तो किसी किसी से पूछेगा कुछ, तो आप ध्यान देते रहिए उसके बात पे, उसके संकेत भाषा का अवलोकन करते रहिए, अपने दिमाग में छवि बनाते रहिए उसको। लेकिन हड़बड़ा के आपको आंसर नहीं देना है, आपके टाइम आने का इंतज़ार करना है कि मेरा टाइम कब आएगा, मेरा चांस कब आएगा, कभी भी आ सकता है, तो उसको ध्यान देंगे। फिर ए नंबर जो है, जबरदस्ती ध्यानाकर्षण के लिए बीच में प्रश्न नहीं पूछें। वक्ता के साथ सहानुभूति बनाए रहें। घबरा के मतलब कि वक्ता जो है उससे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, और जो है कि समानुभूति बनाए रखना चाहिए, कि मतलब कि हमारा चांस कब आएगा, इसके लिए धैर्य बनाना चाहिए। फिर लास्ट में मौखिक और गैर मौखिक दोनों यथार्थ फीडबैक दें, या मौखिक रूप में दें या अमौखिक रूप में फीडबैक देंगे। तो यह 5 नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एट्टी 84 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि वयोवृद्ध द्वारा अनुभूत मोटर चालन क्षमताओं में सामान्य परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसके अनुभूति यानी कि मोटर चालन की क्षमता क्या है, उसके क्षमता के सामान्य में परिवर्तनों का उल्लेख करना है। तो क्षमता में क्या परिवर्तन है देखते हैं। आय और मनोरंजन में कमी, ये सही है, क्योंकि आय जो है ना, आय में और मनोरंजन में कमी आ जाता है। वृद्ध व्यक्ति के अनुभूत मोटर चालन,
तो इसका ये जो है मोटर चालन यानी कि जो है कि कौशल यहाँ जो मतलब वृद्धि नहीं होगा तो ये कमी आ जाता है, तो गलत हो जाएगा। और जो है मांसपेशीय शक्ति में ह्रास होता है। आय में कम, देखिए मनोरंजन में कमी, आय में कमी, मांसपेशीय शक्ति में ह्रास। मांसपेशीय शक्ति जो होती है वो ह्रास हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति जो है ह्रास बहुत जल्दी मतलब शक्ति से मतलब हरासमेंट महसूस करने लगता है, शक्ति नहीं रह जाती है उसमें उतना ज़्यादा। तो बी नंबर किस में है देखते हैं आंसर तक पहुंचने का जरिया। लास्ट नंबर 4 एलिमिनेट कर लेंगे। फिर सी नंबर देखते हैं, कौशल शक्तिशाली की गति ह्रास। जो कौशल शक्तिशाली है उसके गति में, कौशल यानी कि सीखने की क्षमता में, उसकी स्किल की गतिशीलता में ह्रास हो जाता है। ये भी सही है, सही कह रहा है। सी नंबर 2 में है। अब 2 नंबर को एलिमिनेट कर लेंगे। अब देखते हैं कि डी होगा कि ई होगा। तर्क और स्मरण कौशल में कमी। तर्क और स्मरण कौशल में कमी, तर्क करने की भी क्षमता बहुत कम हो जाती है। और याद करने की क्षमता यानी कि याद करने की स्किल जो होती है उसमें भी कमी आ जाता है। नए कौशल सीखने में विलंबता, बिल्कुल ये भी सही है। एक मिनट थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी। तर्क और स्मरण कौशल में कमी, तर्क करना और स्मरण कौशल में कमी, नए कौशल सीखने में, यहाँ सबसे बेटर ये माना जाएगा नए कौशल में विलंबता आ जाती है, नया स्किल नहीं कर पाता। आंसर यहाँ जो है कि बी, सी और ई हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 85 है। 85 नंबर क्वेश्चन है। 1973 में हेनरी मिर्ज़बर्ग ने निम्न पर पहला व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया। जो हेनरी मिर्ज़बर्ग हैं इनका पहला व्यापक अध्ययन जो है प्रस्तुत किया था वो कौन है? वो मतलब किए थे, कब किए थे? 1973 में किए थे। कौन से किए थे ये देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रबंधकीय कार्य की प्रकृति, नेतृत्व की शैलियाँ, राष्ट्रीय की संपदा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रबंधकीय कार्य की प्रकृति जो है इनका पहला व्यापक अध्ययन है। आंसर यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 होगा। 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, उसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हाइड्रोफोबिक कपड़े के गुण बताना है। जो हाइड्रोफोबिक कपड़ा होता है पानी को ना सोखना, ये पानी को जो है वाटर नहीं सोखता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। पानी ना सोखना आप लोग ऐसा समझ लीजिएगा और लिख लीजिए जैसे आप लोग को लिखना हो। लिखती हूँ तो फिर ऐसे ही होता है। पानी को ये नहीं सोखता है, जो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखूँगी अब। तो यह पसीने को अवशोषित नहीं करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ये पानी को सोखता ही नहीं है तो पसीने को अवशोषित कहाँ से करेगा? तो ये ऑप्शन सही है। यह मजबूत होता है, बिल्कुल मजबूत होता है। इसमें सलवटें आसानी से ठीक हो जाती है। देखते हैं, रखते हैं अभी इसको। इस पर अच्छा ए और बी देखते हैं किसमें एक साथ मिल रहा है। 2 नंबर में नहीं मिल रहा है, एलिमिनेट कर लेंगे। इसमें तो ए का नामो निशान नहीं है, इसमें ए है तो बी नहीं है, तो आंसर तक तो हम पहुंच गए। फिर भी देख लेते हैं। इस पर आसानी से रंग चढ़ता है और अच्छी फिनिश आती है। आसानी से रंग नहीं चढ़ता है, जब वो ड्राई है तो जब उस जल को सोखता नहीं है तो फिर रंग को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो डी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। इस पर से दाग धब्बे आसानी से हटाए जा सकते हैं, नहीं, तो यहाँ जो है ए, बी और सी जो है हमारा आंसर यहाँ फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है बस हाइड्रोफोबिक याद की रही है।
हाइड्रोफोबिक कपड़े कौन से होते हैं? जो कि पानी को अवशोषित नहीं करते हैं, पानी को सोखने की क्षमता नहीं होती है। उसके हिसाब से चाहे जैसे भी पूछे आप लोग आंसर दे लेंगे। तो आंसर फर्स्ट सही था 86 का सॉरी। और 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोजेक्टहीन नॉन प्रोजेक्ट दृश्य साधन नहीं है? जो कि प्रोजेक्टहीन है, जो कि बिना प्रोजेक्ट के चलाया जा सकता है, और नॉन प्रोजेक्ट इसी को कह रहा है दृश्य साधन, यानी कि दिखाई देने वाला। नॉन प्रोजेक्ट जो है दिखाई देने वाला साधन नहीं है पूछा जा रहा है। लेकिन ये ध्यान देना है कि जिसमें प्रोजेक्ट से न चला जाए। चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लिप चार्ट और जो है कठपुतली की नाच। तो आंसर जो है हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। देखिए चाक बोर्ड जो है ये दृश्य में आएगा, हमें नहीं बताना है। बुलेटिन बोर्ड जो है हम लोग पढ़े हैं, बुलेटिन बोर्ड ये भी दृश्य साधन है। और फ्लिप चार्ट भी जो है ये भी जो है फ्लिप चार्ट भी दृश्य साधन है। ये जो है कि ये नहीं है। तो आंसर जो है हमारा यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 88 बहुत आसान क्वेश्चन है ये जो नहीं पढ़ा रहेगा ना होम साइंस वो भी इसको कर लेगा। देखिए इसमें है कि उपभोग क्षेत्र, सफाई क्षेत्र, किचन से ये होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। किचन जब चैप्टर जो होता है उससे है। किचन का क्षेत्र दिया गया है और स्टोर किए जाने वाले सामान, यानी कि किचन में ये जो स्टोर करने वाले सामान होते हैं किससे मिलाना है। देखिए तैयारी क्षेत्र, खाना बनाने वाला यंत्र। देखते हैं इसमें खाना बनाने वाला जो यंत्र होता है कौन कौन सा है। मसाले, चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी एवं तेल, सिंक, डिशवाशर एवं खाद्य सामग्री, पात्र, ढक्कन एवं अन्य बर्तन। तो खाना बनाने वाला जो क्षेत्र होता है डी नंबर, जिसको छुरी कटिंग, तैयारी करने के लिए, सफाई के लिए, उपभोग क्षेत्र। तो उपभोग क्षेत्र जो है ये उपभोग यानी कि जो यूज करने वाला है, उपभोग जो है उपभोग कंज्यूम करने वाला। मसाले, चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी एवं तेल हो जाएगा 4 नंबर। यहीं से आंसर तक पहुंच गए हम लोग। तो बी नंबर देख लेते हैं। साफ सफाई का क्षेत्र जो सिंक होता है, और सिंक, डिशवार्डर और खाद्य सामग्री साफ करने वाला चीज़ है। तैयारी क्षेत्र जो है तैयारी क्षेत्र को मिला लेंगे। जब हम तैयारी करते हैं भोजन बनाने के लिए तो छुरी का यूज करते हैं, कटिंग बोर्ड का यूज करते हैं, गैजेट का यूज करते हैं। और जो होता है खाना बनाने वाला क्षेत्र जो होता है सिंक होता है, ये पात्र जो है ये होता है ढक्कन एवं अन्य बर्तन। तो यहाँ आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये है 89 है। 89 जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि पोषण स्थिति का मूल्यांकन, जो पोषणी स्थिति है का मूल्यांकन प्रत्यक्ष पद्धति से इनके द्वारा किया जाता है। मानोमिति, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सांख्यिकी, दैनिक परीक्षण, विकिरणीय परीक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण। तो विकिरणीय परीक्षण जो होता है ये इम्पोर्टेंट में माना जाएगा। तो जो है डी नंबर होगा। किसमें डी है देखते हैं, किसमें डी है। एक में नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो देख लेते हैं जो है मानोमितीय एंथ्रोपोमेट्री सही है, तो ए नंबर भी सही हो जाएगा। तो ए और डी किसमें है, 2 में है, ये 3rd नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं अत्यावश्यक स्वास्थ्य सांख्यिकी, ये अत्यावश्यक सांख्यिकी नहीं होगा, बी नंबर एलिमिनेट कर देंगे। बी नंबर ही सिर्फ एलिमिनेट अगर हम लोग कर लिए होते तभी भी आंसर तक पहुंच गए होते। आंसर जो है यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संस्कृत में वरिष्ठ विशेषताएं होती हैं जिसके फलस्वरूप जो संस्कृति होता है, कल्चर होता है, उसमें विशिष्ट विशेषताएं होती है वो कौन कौन सा होती है। संस्कृति अंतरणीय है, सही है।
संस्कृति सामान्य बोध, संस्कृति सामान्य बोध नहीं होता है। संस्कृति अस्थाई और लाभप्रद होती है, सही है, क्योंकि संस्कृति जो होती है हमारी अस्थाई होती है। और संस्कृति एक अनुकूल श्रेणी है, ये भी सही है। और जो है संस्कृति को समाज के सदस्यों के मध्य साझा किया जाता है, ये भी सही है। तो ए सी बी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए सी डी ई ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो है कि मिलाना है टेक्सटाइल का, ये क्वेश्चन है। टेक्सटाइल क्वेश्चन है, इसमें दिया गया सूती, विस्कस, ये देखिए तंतु दिया गया है। पहले देख लेते हैं, तंतु है और सूक्ष्मदर्शी विशेषताएं, अनुदैर्ध्य छवि बताना है, अनुदैर्ध्य। देखते हैं, तंतु दिया गया सूती, विस्कस, ऊन, फ्लेक्स। तो सूती जो होता है, सूती वस्त्र जो होता है, इसके जो है अनुदैर्ध्य जब कट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी छवि दिखाई देती है वही बताना है। देख लेते हैं, क्रॉस मार्क्स, ये क्रॉस जो होता है ना, ये क्रॉस फ्लैग्स में दिखता है, तो डी नंबर को मिला लेंगे, जो मिलता जा रहा है मिलाते जाएंगे। खुरदुरे सतह और कुंडलीकरण सहित समतल चिपके हुए कुंडलीकृत मुड़ी हुई सूती वस्त्र कॉटन का हो जाएगा। तंतु के समानांतर धारी के साथ ये देखते हैं, फिर अनियमित परिष्कृत बेलनाकार, ये सिलेंडर आकार का जो देखेंगे ये ध्यान देंगे, ये ऊन का हो जाएगा। तो विस्कस का इसको मिला लेंगे इससे, तो एक समान व्यास का जो दिखता है वो विस्कस का दिखता है, यहाँ से पता चल रहा है। तो जो हो जाएगा डी नंबर जो है फर्स्ट होगा। अच्छा, आंसर यहीं मिल रहा है, आंसर देख लेते हैं, सी नंबर 4 होगा। हाँ, आंसर जो है कि फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको अगर मतलब कि आता है, ये जो अनुदैर्ध्य जो छवि जो पढ़ा है, जो कॉटन विस्कस इसका जो सूक्ष्मदर्शी विशेषताएं, उसको ही आएगा। ये नहीं है कि जो पढ़ा है नहीं है उसको भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पढ़ा है वो अच्छे से कर लेगा। क्वेश्चन नंबर है 92। 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है, खाद्य में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रंजक, जो खाद्य में होता है प्राकृतिक रंजक कौन कौन सा होता है। तो जो होता है वो होता है कौन सा, देख लेते हैं, अन्नाटो होता है, कार्मोसाइन, कार्मोसाइन क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं, फिर भी इसको रखते हैं। अभी ए नंबर जिसमें है उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो है जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो 2 ऑप्शन बचा है, डी जो है कॉमन है दोनों में, तो डी होगा। डी क्या है, बीटा लेंस है, बीटा लेंस होता है। तो ए और डी मिल गया हमको। बी नंबर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बी नंबर होगा ही नहीं, बी नंबर नहीं होगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में बी नंबर दिया नहीं गया है। और ई और सी में हमें देखना है, इंडिगो, काइमन, एंथ्रोसाइमिन होगा। ये इंडिगो जो होता है, ये जो होता है ये उसमें आता है, क्या बोलते हैं, नील में आता है। तो यहाँ जो है कि आंसर हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा, ए, डी और ई। जो आंसर बनेगा ए, डी और ई, ए, डी और ई, ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93 होगा।